सो हाय एंड हेलो, आप सभी का क्लास 10th के केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। तो जितना हम पढ़ चुके थे आइए उसके आगे पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साल्ट किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं एंड इट्स टाइप्स देखेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस, पीएच को पढ़ेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। इसके बाद आज की वीडियो में देखेंगे इंडिकेटर्स, सूचक किसे कहते हैं एंड इट्स टाइप्स, सूचक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा साल्ट है, लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, साल्ट मतलब लवण। अब साल्ट होता क्या है, साल्ट की डिफिनेशन के बारे में जानना है, लवण कहते किसे हैं। तो देखिए, जब अम्ल और क्षारक, क्या, जब अम्ल यानी एसिड, क्षारक यानी बेस, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो इसी क्रिया के फलस्वरूप साल्ट बनता है। तो इसी क्रिया के फलस्वरूप साल्ट बनता है और H2O जल प्राप्त होता है। तो देखिए, ये जो रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस H2O, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एसिड है HCl और कोई एक बेस हमारे पास है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, तो देखिए दिस रिएक्शन इज काइंड ऑफ डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, आयन पहले चढ़ा लेते हैं, पढ़ा चुके हैं। तो H के ऊपर कितना आयन होगा, पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड के ऊपर निगेटिव। तो जब रिएक्शन कराते हैं, तो चूंकि हम बोल रहे हैं कि ये जो रिएक्शन होती है एक प्रकार की डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। क्या क्या होती है, एक पीपीटी रिएक्शन हम आपको बताए थे, पीपीटी रिएक्शन मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शन जिसमें अवक्षेप बनता था, और दूसरा हम आपको क्या बताए थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक, यही दो। तो अगर ये भी एक क्या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो आइए जानते हैं कि ये पीपीटी रिएक्शन हो सकता है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, अब क्या हुआ कि HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, इस पे पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन पे। तो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक यौगिक का पॉजिटिव आयन दूसरे यौगिक के निगेटिव आयन से संयोग कर लेता है ना। तो देखिए, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो ये किसके पास जाएगा, निगेटिव आयन के पास। और ये क्लोरीन निगेटिव है, तो ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो Cl और Na आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NaCl बन जाएगा। और OH और H आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, जल बनेगा। अब देखिए, ये जो साल्ट है, सॉरी NaCl जो है, ये क्या है, ये साल्ट ही तो है, नमक, लवण। और ये जो साल्ट होता है ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। साल्ट एक प्रकार का न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो इसका मतलब जब इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो साल्ट होता है दे आर प्रोड्यूस्ड बाई ए रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फलस्वरूप, के रिजल्ट के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है। तो NaCl का निर्माण हो गया। तो अब हम इसका मतलब लवण की डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि लवण किसे कहते हैं, सिंपली ऐसे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, जब एसिड या अम्ल एवं क्षारक, जब अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप तो
उदासीनी करण प्रक्रिया के फलस्वरूप साल्ट प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हुए और साल्ट बना दिए, तो समझ गए होंगे साल्ट किसे कहते हैं। और एक बात, सबसे जरूरी बात, कि जितने भी साल्ट बनते हैं सबको आप खा नहीं सकते हैं, केवल टेबल साल्ट ही होता है, साधारण नमक जिसको कहते हो टेबल साल्ट NaCl, केवल इसी नमक को आप खा सकते हैं, इसी नमक को खाने में उपयोग किया जाता है। तो टेबल साल्ट है, कभी कभी पूछ लेता है टेबल साल्ट का सूत्र बताइए, तो क्या होगा, NaCl होता है। तो ये था हमारा साल्ट। अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि जो साल्ट होगा वो हमेशा हमेशा न्यूट्रल सब्सटेंस ही होगा, ऐसी बात नहीं है। अंडर सर्टेन कंडीशन इसकी नेचर को चेंज भी हो सकती है। ये एसिडिक भी हो सकते हैं, ये बेसिक भी हो सकते हैं, और ये न्यूट्रल तो होते हैं। तो आइए अब क्या पढ़ते हैं, आइए अब हम इसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं और अब पढ़ते हैं किस किस नेचर में पाया जा सकता है। तो जो साल्ट है ये 3 नेचर में पाया जा सकता है। पहला नेचर क्या होगा, एसिडिक साल्ट हो सकता है, एसिडिक साल्ट। दूसरा हो सकता है बेसिक साल्ट, और तीसरा क्या हो सकता है, न्यूट्रल साल्ट। ये 3 प्रकार के साल्ट नेचर, साल्ट की इन्हीं 3 प्रकार की नेचर होती है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, एसिडिक साल्ट किसे कहते हैं, बेसिक साल्ट किसे कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट किसे कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम एसिडिक साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एसिडिक साल्ट किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात, साल्ट की नॉर्मल डिफिनेशन क्या होती है। साल्ट की नॉर्मल डिफिनेशन यही होती है कि एसिड और बेस, ए फॉर एसिड बी फॉर बेस, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय नहीं, ए फॉर एसिड बी फॉर बेस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके साल्ट बना रहे थे और जल निकल रहा था। तो देखिए डिफिनेशन तो क्या होती है इसकी, याद करेंगे, ट्रिक भी बताएंगे। डिफिनेशन होती है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड की जगह क्या हो जाएगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में क्रिया करते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में क्रिया करते हैं, तो इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, एसिडिक साल्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। और जल तो निकलता ही निकलता है, H2 जल निकल रहा है। तो कोई पूछेगा कि एसिडिक साल्ट क्या होता है, तो क्या बताओगे कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में क्रिया करते हैं, तो उसी के फलस्वरूप जो साल्ट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिक साल्ट कहते हैं। और इसमें जल तो निकलेगा ही। तो एक चीज, एक ट्रिक ध्यान में रखते रहो कि यहां देखिए, सबसे पहली बात तो इसका मोटो क्या है, जो चीज स्ट्रांग रहता है उसी की प्रकृति यहां पे ज्यादा दिखेगी। जो चीज स्ट्रांग रहेगा, अगर एसिड स्ट्रांग है तो देखिए एसिडिक प्रकृति दिख रही है। अभी हम बेसिक साल्ट पढ़ेंगे ना, वहां क्या होगा, जिसकी जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, अगर यहां वीक बेस है, ये इसी को स्ट्रांग बेस कर दो, और स्ट्रांग एसिड है इसको वीक एसिड कर दो, तो क्या हो जाएगा, बेस स्ट्रांग होगा। तो इसलिए यहां पे एसिडिक साल्ट की जगह क्या आ जाएगा, बेसिक साल्ट आ जाएगा। तो इसी को याद रखे रहो कि जो चीज स्ट्रांग होगी उसी की नेचर हमें साल्ट में मिलेगी। तो एसिडिक साल्ट था, एसिडिक साल्ट की डिफिनेशन अब यहां से क्या हो गई कि जब एक एसिडिक साल्ट, सॉरी एक स्ट्रांग एसिड वीक बेस से क्रिया करता है, जब एक स्ट्रांग एसिड वीक बेस से क्रिया करता है
तो एसिडिक साल्ट का निर्माण होता है, साल्ट का निर्माण होता है। क्लियर? तो आइए अब क्या पढ़ते हैं, अब सेकंड हम पढ़ते हैं जो कि हमारा बेसिक साल्ट। क्या पढ़ेंगे? बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट किसे कहते हैं? तो बेसिक साल्ट बेसिक साल्ट अब क्या बताए थे, जिसका नाम दिख रहा है वही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वहाँ एसिडिक दिख रहा था तो स्ट्रांग एसिड था, यहाँ बेसिक दिख रहा है तो यहाँ स्ट्रांग क्या होगा? बेस होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब वीक एसिड, सॉरी कुछ भी लिखो, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इन्हीं के फलस्वरूप हमारा क्या बनता है? बेसिक साल्ट बनता है। बेसिक साल्ट का निर्माण होता है और जल तो निकलेगा ही निकलेगा। क्या? जब वीक एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसी के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? बेसिक साल्ट का निर्माण होता है। बेसिक साल्ट हम क्या बोले थे? जिसकी प्रकृति ज्यादा स्ट्रांग होगी वही यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे बेस ज्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ पे क्या है? बेसिक साल्ट है। तो इसी प्रकार कोई डिफिनेशन पूछेगा कि बेसिक साल्ट किसे कहते हैं तो क्या बताओगे कि जब क्या वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में क्रिया करते हैं। जब दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो बेसिक साल्ट का निर्माण होता है। तो बेसिक साल्ट बनता है। तो बेसिक साल्ट बनता है। तो कोई पूछेगा ना कि अगर बेसिक साल्ट किसे कहते हैं तो क्या बताओगे कि जब वीक एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बेसिक साल्ट का निर्माण होता है। तो अब लास्ट नेचर क्या है इसकी? लास्ट नेचर है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट थर्ड हमारा न्यूट्रल साल्ट। तो देखो न्यूट्रल क्या? जब जो अभिकारक मिल रहे हैं, एसिड यही तो है ना, एसिड मिल रहा है हर जगह और बेस ही मिल रहा है। अब इसी में हो रहा है कि कौन सी स्ट्रांग है कौन वीक है, इसी में कहानी बन रही है, इसी के फलस्वरूप साल्ट बन रहा है और H2O बन रहा है। तो देखिए कहानी यहाँ क्या होगी, ये जो एसिड है और ये जो बेस है, जब या तो दोनों स्ट्रांग एसिड हो जाए, स्ट्रांग एसिड और ये स्ट्रांग बेस हो जाए, या दोनों एसिड और बेस दोनों वीक हो जाएं, वीक एसिड और वीक बेस। जब जब ये दोनों कंडीशन आएगी, जब जब ये दोनों कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन के फलस्वरूप क्या क्या बनेगा? स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस है, ये दोनों जब आपस में क्रिया करेगा तो स्ट्रांग से स्ट्रांग जो है ये वाली क्षमता इनकी चली जाएगी। तो यहां पे क्या बनेगा? एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल साल्ट बनेगा और जल तो निकलेगा ही निकलेगा। इसी प्रकार जब वीक एसिड और वीक बेस आपस में क्रिया करते हैं तो वीक वीक इनकी सारी नेचर गायब हो जाती है। तो यहां पे क्या बन जाता है? न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट प्लस H2O तो रहेगा ही रहेगा। तो चाहे आप ये डिफिनेशन लिख दीजिए या ये डिफिनेशन लिख दीजिए, तो क्या बोलेंगे कि जब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से क्रिया करते हैं या जब वीक एसिड वीक बेस से क्रिया करते हैं। लिख दीजिए, जब
स्ट्रॉन्ग एसिड किससे क्रिया करते हैं? वीक एसिड से क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। या यहां पे ये भी लिख सकते हो क्या, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया करते हैं, या ये जब वीक एसिड वीक बेस से क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो न्यूट्रल साल्ट बनता है, न्यूट्रल साल्ट बनता है। तो ये जो वर्ड लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इसके बारे में आपसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है एसिड और बेस की। तो अब बात यहाँ पे आती है कि इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है, लेकिन जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो हमारे फोर्स को बताया जा सकता है कि 5 न्यूटन का फोर्स, फिजिक्स में पढ़ते हो ना, 5 न्यूटन का बल लगाया, 6 न्यूटन का बल लगाया, हम जान सकते हैं कि 6 न्यूटन का बल ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो ये वाला, जैसे हम एक हैं, एक कोई बगल में व्यक्ति खड़ा है, हम 10 न्यूटन का बल लगाए, वो 5 न्यूटन का बल लगाए, तो तुरंत देख के सुन के बता सकते हो कि 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही जैसे हमारी स्ट्रेंथ की बात न्यूटन उसके फोर्स की मात्रक में हो जा रही है, तो कैसे हम बताएंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, और क्रमशः दोनों की अलग अलग सांद्रता दी गई है, कंसंट्रेशन, ठीक। क्रमशः दोनों की अलग अलग सांद्रता, कंसंट्रेशन दी गई है। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पढ़ा तो दिए हम आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, HCl है या H2SO4 है? या जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 बेस, क्या, जैसे NaOH हमारे पास है और CaOH है, ये दोनों सब्सटेंस हमारे पास हैं, और सिमिलरली इनकी भी सांद्रता दी गई है, सांद्रता दी गई है। तो कैसे हम बता सकेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है? मतलब ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है या ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है? इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को कैसे बताएंगे? तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस होता है, इट इज एक्सप्रेस in the form of pH, in the form of pH। तो इनकी क्षमता या इनकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए एक नई चीज आई जिसको कहते हैं pH वैल्यू। तो pH वैल्यू की सहायता से हम बता सकते हैं कि इसका pH वैल्यू 3 है तो क्या होगा, pH वैल्यू 4 है तो क्या होगा, pH वैल्यू 7 है तो क्या होगा, pH वैल्यू 14 है तो क्या होगा, pH वैल्यू 13 है तो क्या होगा। तो इनके लिए एक नई चीज आई है जिसको कहते हैं pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए अब चलते हैं pH के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ ऑल अबाउट ऑफ pH। तो हेडिंग डाल लीजिए pH। देखिए pH क्या होता है। ये जो pH है, pH, यहां पे P का मतलब जानते हैं क्या है? पोटेंज। आप कहेंगे पोटेंज क्या होता है, और सबसे पहले हाइड्रोजन का मतलब भी जान लो। हाइड्रोजन मतलब यहाँ, H मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक। आप कहोगे pH मतलब, पोटेंज मतलब क्या होता है? तो पोटेंज मतलब ये एक जर्मन शब्द होता है। क्या होता है? जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब होता है पावर। पावर मतलब pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पावर को बताएगा। देखो सब में हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो पावर क्या, हाइड्रोजन के पावर को बताएगा, तो हम समझ जाएंगे उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। तो जो ये जो pH होता है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? SPL सोरेनसन ने बताया था। किसने? SPL सोरेनसन। सोरेनसन ये कौन थे? ये एक डेनिश केमिस्ट थे,
डेनिस केमिस्ट। कोई पूछेगा कि पीएच के बारे में किसने बताया था, तो क्या बताओगे? पीएच के बारे में ऑल अबाउट बताने की का श्रेय किसको जाता है? डेनिस केमिस्ट एसपीएल सोरेनसन। डेनिस केमिस्ट एसपीएल सोरेनसन। तो किसी भी एसिड बेस के स्ट्रेंथ को बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम? पीएच वैल्यू का यूज करते हैं। तो आइए पीएच का डिफिनेशन जान लेते हैं कि पीएच होता क्या है। तो पीएच, इतना तो पीएच के बारे में जान गए, अब एक मैथमेटिकल डिफिनेशन जान लेते हैं कि पीएच क्या होता है और लिख लेते हैं और समझते हैं कि क्या कैसे होता है। देखिए पीएच क्या होता है? इट इज लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, लिखिए इट इज लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, क्या इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणकीय मान क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता है। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, मतलब इसी से सूत्र बना है जिसकी, जैसे अभी धीरे धीरे देखते जाओ वीडियो, भी समझ जाओगे पीएच वास्तव में क्या है। देखो हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या बताया कि जो पीएच होता है उसी से हम जानते हैं कि क्या? स्ट्रेंथ जान जाते हैं ना कि देखो जो कोई भी सब्सटेंस होता है, जो कोई एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, सॉरी न्यूट्रल सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके स्ट्रेंथ को बताने के लिए पीएच का ही यूज करते हैं। अभी एक पीएच स्केल बताएंगे तो उसके माध्यम से समझ जाओगे कि कौन एसिड होता है, कौन बेस होता है, कौन साल्ट होता है। तो उस स्केल में कुछ नंबर दिए रहते हैं, कुछ नंबर ऐसे अभी आगे बताते हैं कि स्केल दी रहेगी, यहाँ पे कुछ नंबर दिए रहेंगे 1 2 3 4 6 14 तक दिए रहता है, 1 2 3 4 5 14 तक, अभी समझाएंगे उसको। तो जैसे ही कोई जो हम फार्मूला भी यहाँ लिखेंगे उससे जब सॉल्व करते हैं तो अगर 2 आ गई, अगर 3 आ गई, अगर 4 आ गई, अगर 5 आ गई, 13 आ गई, 14 आ गई, 14 ही रेंज होता है इसका। तो उसी के हिसाब से हम बताते हैं कि वो इतना मजबूत है, वो इतना कमजोर है। तो धैर्य मत खोइए, धीरे धीरे वीडियो को देखते चलिए, ठीक। तो अब देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज जो लिखे हैं इसको डिफिनेशन टाइप बोल दिए हैं, लेकिन इसी मैथमेटिकल लैंग्वेज से आप इसके फार्मूले के बारे में जान सकते हैं। क्या है? इट इज लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसके व्युत्क्रम का लघुगणकीय मान पीएच कहलाता है। देखिए जो सांद्रता होती है उसको इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक। तो अब देखिए, अब जैसे जैसे डिफिनेशन बोल रहा है वही लिखते जाओ, अपने आप आपका फार्मूला आपके पास आ जाएगा कि पीएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ध्यान से एकदम देखो, एकदम एक एक वर्ड पकड़ो। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन कैसे लिखोगे? H है तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन के ऊपर कितना आयन होता है? पॉजिटिव आयन होता है, ठीक। अब चलो एक कंडीशन बोलिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब सांद्रता के बारे में यहां पे लिखना है, और सांद्रता अभी हम बताए हैं कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो हाइड्रोजन आयन हो गया, इसकी सांद्रता मतलब ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम। क्लास 4-5 में पढ़ते थे कि 4 का व्युत्क्रम बताइए, जैसे 4 एक संख्या में दे देगी, बोला गया कि इसका व्युत्क्रम बताइए, तो 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाता था? 1/4।
देखो प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम को पीछे जाओ, पढ़े थे ना, प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम पढ़ते थे, एक में साइन चेंजिंग हो जाता था, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम, ठीक। तो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन ये हो गया, उसकी सांद्रता मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, के व्युत्क्रम का, के व्युत्क्रम, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, 1 इतना हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणकीय मान, मतलब इसका लघुगणकीय मान लॉग ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है, पीएच। तो पीएच बराबर क्या हो गया, log 1 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log H प्लस, ये इसका फार्मूला है, या ये अक्सर यही ऊपर वाला ही यूज लोग करते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको नीचे वाला मिटा ही दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, ठीक। तो इसके बारे में जानते रहो। और देखिए अभी तो हम आगे इसके बढ़ रहे हैं और पीएच स्केल के बारे में समझाते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है, लेकिन इससे पहले हमें इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखने थे। जान तो जाएं कि पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लेकिन बात ऐसी है कि पहले क्लास 9th के मैथ्स में लॉगरिथम चैप्टर था, लेकिन अब शायद नहीं है, तो इसके न्यूमेरिकल्स पे आगे ये चैप्टर हम ख़त्म कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब कंपाउंड्स के बारे में बचा है और ये इंडिकेटर्स के बारे में बचा है, लेकिन अभी इसके स्केल के बारे में बताएंगे। तो इतना ही चीज़ बचा है इस चैप्टर में। हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक इसके न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि केमिकल रिएक्शन देख के ही आप पूरा कर दोगे, केमिकल रिएक्शन देखोगे और उसको अपने आप पूरा कर दोगे। तो इन दो चीज़ों पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तब तक जैसे चल रहा है ये चलते हैं, और अब क्या पढ़ लेते हैं, पीएच। तो पीएच का मान कैसे निकलता है वो तो जान गए, अब पढ़ लेते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पीएच स्केल होता है। इसमें इसकी परास कहाँ से कहाँ तक होती है, जैसे कोई एक पीएच स्केल है, देख ही रहे हो, इसकी परास कहाँ से कहाँ तक, 0 से 14 तक इसकी परास होती है, ठीक। और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है। जब पीएच वैल्यू 7 होगी, जब पीएच का मान निकालने का फार्मूला बताए, जब पीएच वैल्यू, जैसे मान लीजिए पीएच वैल्यू 7 आ गई, तो जब पीएच वैल्यू 7 आई रहेगी तो उस समय हमारा जो सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल होगा, मतलब साल्ट होगा, ठीक। और देखो 7 से कम और 0 से लेकर 6 तक जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है। और 7 के बाद क्या आया, 8 से 14 जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से, 0 से 6 जो होता है वो एसिड, 0 से 6 यही लिख रहे हैं ना, 0 से 6 हमारा क्या हुआ, एसिड हुआ। इसके बाद क्या, जो 7, अगर 7 पीएच की वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब साल्ट, ठीक। और जैसे ही 7 से आगे बढ़े, 8 से 14 पीएच वैल्यू आई, 8 से 14 के बीच में जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक, बेस होगा। तो हम तो बहुत चीज़ पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रेंथ कैसे जाने। तो देखिए सिंपल सी बात है एकदम, जैसे यही हमारा पीएच स्केल था ना, देखो ये हमारा पीएच स्केल है, 0 से 14 रेंज है, बीच में 7। मान लो हमें 2 एसिड दे दिया, एक A1 दे दिया और एक A2 दे दिया, 2 एसिड दे दिया, और बोल दिया कि A1 की पीएच वैल्यू 2 है और A2 की पीएच वैल्यू 4 है। अब देखने पे तो हम तो बता दिए कि 0 से 6 तक जो होगा वो एसिड होगा, लेकिन यहाँ पे मैं 2 एसिड दे दिया है, एक A1 दे दिया है, एक A2 दे दिया। अब पूछ लिया कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो दोनों एसिड, लेकिन अब पूछ लिया कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो देखो दोनों तो एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 7 से जो ज्यादा दूर होगा, ध्यान सुनो, 7 से जो ज्यादा दूर होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। अब बताओ 7 से A2 ज्यादा दूर है या A1 ज्यादा दूर है, तो देखने से पता चल रहा है कि A1 ज्यादा दूर है जिसकी वैल्यू 2 है, और A2 की वैल्यू 4 है जो कि 7 के नजदीक है। तो जो हमारा स्ट्रांग एसिड
बताओ A1 होगा कि A2 होगा? क्योंकि 7 से दूर ज़्यादा A1 है। कॉन्सेप्ट है ये याद करने का कि 7 से जो दूर होगा, तो 7 से दूर A1 है, तो A1 का कॉन्सेप्ट ये है कि 7 से दूर हम बता रहे हैं। याद करने का तरीका, कारण कोई पूछेगा तो बोल देना कि जैसे 7 से हम बाईं ओर आते जाते हैं, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता जाता है, और 7 से जब दाईं जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होता है। तो जानते हो, डिफिनेशन पढ़े हो, जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो बेस होता है। कारण ये है, एक याद करने का तरीका बता रहा है कि स्केल में 7 से जितना दूर जाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। तो बताओ 7 से दूर कौन है ज़्यादा? 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, ऐसे ही सेम एकदम इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे एक बेस B1 दे दिया, एक बेस B2 दे दिया। इसका मान लीजिए 9 है और इसका 10 है। तो बोल दिया कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस? तो B1 कितना, B1 कितना है? 9, और B2 कितना है? 10। इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ भी वही 7 से जो ज़्यादा दूर होगा, बताओ B2 ज़्यादा दूर है कि B1? क्या B2 ज़्यादा दूर है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एसिड के केस में pH की वैल्यू जितनी छोटी है, pH की वैल्यू जितनी छोटी है एसिड के केस में, एसिड के केस में pH की वैल्यू जितनी छोटी है वो उतना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। वहीं बेस के केस में pH की वैल्यू जितनी बड़ी है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, तो इस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं, उसको लिख लो, बहुत सिंपल सा है। कुछ ऑब्जर्वेशंस इसके बारे में। ऑब्जर्वेशंस क्या? वीक एसिड के ऑब्जर्वेशन, किसके किसके बीच में रहेगा pH, तो उसको वीक एसिड कहेंगे। किसके किसके केस में क्या रहेगा, लिख लेते हैं। सबसे पहले pH इंडिकेट्स, क्या क्या इंडिकेट करता है, लिख लो ऐसे, pH इंडिकेट्स। भाई क्या इंडिकेट करता है? जब जब pH की वैल्यू 0 से 2 के बीच में रहेगी, 0 से 2 के बीच में रहेगी, तो वो हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब जब pH की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगी तो मॉडरेटली, मध्यम, मॉडरेटली एसिड होगा। ठीक, और जब जब pH की वैल्यू मोर देन 4 होगी, मोर देन 4, वो क्या होगा? वीक एसिड होगा। इसी प्रकार जब pH की वैल्यू 7 आ जाए, क्या आ जाए? 7, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा। और ये तो एसिड के केस में था। अब बेस में, बेस के केस में, इन केस ऑफ बेस, इन केस ऑफ बेस, अब देखो बेस के लिए क्या हो जाएगा? देखो, जब जब pH की वैल्यू 7 से 10 के बीच में होगी, 7 से 10 के बीच में होगी, तो क्या होगा? 7 से 10 के बीच में वीक एसिड, वीक बेस होगा। ठीक, स्केल देख रहे हैं ना, 7 से 10 के बीच में होगा तो वो वीक बेस होगा। ठीक, 10 से 12 के बीच में होगा तो मॉडरेटली बेस होगा। ठीक, मॉडरेटली बेस होगा। और मोर देन 12 होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट pH स्केल। ये कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ pH देख लेते हैं। pH का महत्व, या मतलब दैनिक जीवन में या कहीं भी किस प्रकार यूज होता है pH। जैसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर देखें तो अगर pH की वैल्यू 7 या 7.8 के रेंज में है तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। क्या? अगर pH की वैल्यू 7 से 7.8 के रेंज में है तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है।
और एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.6 होता है, मतलब जो बारिश हो रही है अगर उसका पीएच वैल्यू 5.6 हो जाए तो वो एसिडिक रेन हो जाता है। ठीक, और जैसे एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, जैसे अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से तब विकसित होते हैं जब मृदा की पीएच 7 के निकट होता है, 7 के निकट होता है। ऐसे ही इन डेयरीज मिल्क की पीएच वैल्यू 6.6 होती है। अगर पीएच वैल्यू 6.6 के नीचे गया तो दूध फट जाता है और खट्टा एसिडिक हो जाता है। ऐसे टूथ डीके, तो माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 के बिलो होने पर टूथ डीके स्टार्ट होता है। और ये कब होता है? जब आप कोई शुगर वाली चीज़ खाते हो, मीठी चीज़ खाते हो तो करोड़ होने लगता है, तो उसी तरीके से होता है। तो बायोलॉजी में आप इसको अच्छे से हो सकता तो पढ़ें, आपके टीचर पढ़ाएंगे। तो ये कुछ था ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या है? इंडिकेटर्स। क्या है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं? सूचक। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इंडिकेटर्स ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब इनमें एसिड या बेस ऐड किया जाता है तो कलर, स्मेल या किसी अन्य चीज में चेंजिंग हो जाती है। क्या? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब इनमें एसिड या बेस, क्या? जब इनमें एसिड या बेस मिक्स किया जाता है या मिलाया जाता है तो इनमें कलर, स्मेल या किसी अन्य प्रकार की चेंजिंग हो जाती है। तो इसकी डिफिनेशन लिखना जरूरी होता है। हाँ, बिना डिफिनेशन लिखे मुंह से बोल के तो आप लोग नोट्स बनाते नहीं हो, लिखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो पहले चैप्टर में जो हम पढ़ाए हैं उसमें जो चीज़ अच्छी चीज़ मुंह से बोल दी हैं, लिखे नहीं है, वो नोट्स में लिखे ही नहीं हो तुम लोग, तो लिखना जरूरी हो जाता है। तो क्या? इंडिकेटर्स सूचक। ठीक, सूचक किसे कहते हैं? डिफिनेशन लिख लो। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब इनमें एसिड या बेस ऐड किया जाता है, ऐड किया जाता है तो कलर या स्मेल या अन्य किसी प्रकार की चेंजिंग हो जाती है। तो कलर, स्मेल या किसी अन्य प्रकार की चेंजिंग हो जाती है। इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब इनमें एसिड या बेस ऐड किया जाता है तो कलर, स्मेल या किसी अन्य प्रकार की चेंजिंग हो जाती है। तो हम जान जाते हैं कि इंडिकेटर्स है। जैसे हमारे पास कई प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे फिनोफ्थलीन, ये एक मैन मेड इंडिकेटर होता है। फिनोफ्थलीन एक मैन मेड इंडिकेटर होता है और इसी को क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, तो लिख लो क्या। और जो मतलब जो दिख रहे हो ना, जिसमें स्मेल की चेंजिंग होती है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, घ्राण सूचक इंडिकेटर्स होते हैं। अभी पढ़ाएंगे, बताएंगे, फिलहाल लिख लो। जो फिनोफ्थलीन होता है ये एक मैन मेड इंडिकेटर्स होता है। फिनॉल मैन मेड इंडिकेटर्स होता है, इंडिकेटर होता है। ऐसे ही
जो घ्राण सूचक या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो स्मेल में चेंजिंग लाते हैं, हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स मतलब घ्राण सूचक। ये क्या, जो स्मेल में चेंजिंग लाते हैं, स्मेल में चेंजिंग लाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की अगर बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए बता देते हैं वो भी कि इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। पहला जो हमारा है वो है नेचुरल इंडिकेटर। क्या, नेचुरल इंडिकेटर। और दूसरा है हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में। कि नेचुरल इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। भाई नेचुरल इंडिकेटर मतलब प्राकृतिक सूचक। ये क्या होते हैं, वे इंडिकेटर जो नेचर प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हमारी प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये लिटमस, शुरू से पढ़ाते चले आ रहे हैं लिटमस के बारे में। लिटमस क्या, हम बताए थे ना, ट्रिक नल। नल मतलब जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो वही लिखे हैं कि इफेक्ट ऑफ एसिड। इफेक्ट ऑफ एसिड क्या होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और इफेक्ट ऑफ बेस, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, वे इंडिकेटर्स जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो जैसे फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये सब क्या है, मैन मेड है, मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर जो होता है वो रंगहीन होता है। फिनोफ्थलीन वास्तव में रंगहीन होता है, जैसे पानी रंगहीन होता है वैसे फिनोफ्थलीन भी रंगहीन होता है। इफेक्ट ऑफ एसिड क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एसिड, तो जब ये रंगहीन रहता है, एसिड मिलाने पर क्या होता है, फिर भी ये रंगहीन ही रहता है। इसी प्रकार इफेक्ट ऑफ बेस, तो ये क्या काम करता है, ये इसको रंगहीन से क्या पर्पली पिंक बना देता है। इफेक्ट ऑफ बेस था ये। ऐसे ही हमारे पास मेथिल ऑरेंज रहता है। तो मेथिल ऑरेंज नाम से ही स्पष्ट है कि मेथिल ऑरेंज का कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड क्या करता है, ऑरेंज से इसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। और इफेक्ट ऑफ बेस, बेस क्या करता है, बेस जो मेथिल ऑरेंज पहले तो ऑरेंज कलर का था, लेकिन बेस क्या करता है, बेस ऑरेंज को येलो कर देता है। तो ठीक है, ये क्या था हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स से। इनके साथ साथ एक इंडिकेटर्स की हम बातचीत किए थे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके अतिरिक्त वो है, क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो उसके बारे में जान लेते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के मतलब घ्राण सूचक। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक, ये क्या होते हैं, वे इंडिकेटर जिनमें एसिड या बेस मिलाने पर स्मेल में चेंजिंग आ जाती है। वे इंडिकेटर्स जिनमें एसिड या बेस मिलाने पर किसमें चेंजिंग आ जाती है, स्मेल में चेंजिंग हो जाती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाते हैं।
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे हमारे पास इसके एग्जाम्पल जैसे ओनियन एक्सट्रैक्ट, वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्या ओनियन एक्सट्रैक्ट, प्याज भाई एक्सट्रैक्ट, जैसे वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो क्या इफेक्ट ऑफ एसिड देख लें, इफेक्ट ऑफ बेस देख लें। तो ओनियन पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड। देखिए ओनियन हो चाहे वैनिला हो, इफेक्ट ऑफ एसिड क्या होगा कि स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंजिंग इन स्मेल, इन स्मेल। लेकिन डिफरेंट और इफेक्ट ऑफ बेस में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ बेस, इसमें क्या होगा कि जो बेस का इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि वैनिला या चाहे ओनियन हो, इसमें एक डिफरेंट टाइप की स्मेल आ जाती है। तो डिफरेंट टाइप स्मेल, ठीक। ये था हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ये था इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स के टाइप। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड्स के बारे में कुछ 4-5 कंपाउंड्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।